हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11। और इस 11th लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। याद रहे कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड है चार्ज और कूलॉम्स लॉ पे। ठीक है, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले कि चार्ज और कूलॉम्स लॉ पे जिन टॉपिक पे बात हो चुकी है पिछले 10 लेक्चर में, उन टॉपिक को आप पहले विजिट करें और उसके बाद इस सॉल्यूशन को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं, इस क्वेश्चंस को आप लोग पहले कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिज़ायर क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से पीडीएफ फॉर्मेट में 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन सारे क्वेश्चंस में डाउट आया है आप लोगों का, या जो भी प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बन पाया है, तो आज उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 11th लेक्चर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इस 11th लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जिस प्रॉब्लम्स को करेंगे वो बेसिकली चार्ज और कूलॉम्स लॉ पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो आगे के इस इलेक्ट्रोस्टैट के जो टॉपिक आने वाले हैं उस पे आगे के क्वेश्चंस को पहले आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो ध्यान रहे कि आज का लेक्चर जो पार्ट 1 मिला है प्रैक्टिस सेट आपको, उसका सॉल्यूशन है, जो कि क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आईआईटी और टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हाई स्कूल टीचर और +2 टीचर के एंट्रेंस एग्जाम में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रहे कि पार्ट 1 जो है वो एक्चुअल में, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस जो है आप बगैर सॉल्यूशन के, बिना कॉपी पेन के इस्तेमाल के, आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ बिगर, बड़ा कौन है, एक कूलॉम ऑफ चार्ज बड़ा है या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बड़ा है। सवाल को समझेंगे पहले अच्छे से, और सवाल को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप बिना हेजिटेशन के इस तरह के सवाल को बिना सॉल्यूशन किए, बिना मतलब कॉपी पेन के इस्तेमाल के आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बड़ा कौन है, एक कूलम ऑफ चार्ज। सवाल को अच्छे से समझें, सवाल को समझने में वक्त दें, सॉल्यूशन में वक्त नहीं लगता है। एक कूलम ऑफ चार्ज कहने का मतलब है एक कूलम ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है। ठीक है, तो आप समझें कि बड़ा कौन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं एक कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम ऑफ चार्ज, तो इसका क्या मतलब हो गया, एक कूलम ऑफ चार्ज कहने का मतलब हो गया Q इज इक्वल टू 1 कूलम, है ना। Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो क्वांटाइजेशन से अगर जाने कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो Q इज इक्वल टू Ne, तो N निकालते हैं, Q बाई E। Q का वैल्यू 1 है यानी 1 कूलम, और E का वैल्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन का -19 कूलम। आप समझे Q का वैल्यू 1 कूलम हो गया और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ से कूलम कूलम कैंसिल हो गया, -19 को ऊपर ले जाएंगे, +19 हो जाएगा। इसको डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो 0.625 इंटू 10⁻+19 आ रहा है ना। तो आप सोचो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.25 इंटू 10⁻19, यानी एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10⁻+19। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गया सिर्फ एक कूलम चार्ज में। अब उतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो ज़्यादा ही होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है ना। तो ये -19 का ऑर्डर है, और ये +19। अच्छा, पॉइंट शिफ्ट हम लोग किए थे तो ये 19 जो है वो 18 हो जाएगा, है ना। 0.625 को हमने 6.25 लिखा तो ये 18 कर दिया। तो आपने सोचना है इस बात को कि एक कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिर्फ इतना ही होता है। तो आपसे सवाल पूछा गया कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर इसका बहुत ज़्यादा है।
तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, है ना। ये क्या है, ये 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो होगा वो बड़ा होगा किससे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन से। विच इज बिगर, दिस वन इज बिगर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन को आप लोगों ने ईमानदारी से उतार लिया, अब दूसरे सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल क्या कहता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 एंड इट इज यूज्ड टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। चार्ज ऑन सेकंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2 आफ्टर चार्जिंग, देन। सवाल को समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसमें Q1 चार्ज है, और उस Q1 चार्ज को हम दूसरे बॉडी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे बॉडी को चार्ज होने के बाद पाया गया कि दूसरे बॉडी में चार्ज Q2 है। दूसरे बॉडी में Q1 का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं दूसरे बॉडी को चार्ज करने से, लेकिन तरीका है इंडक्शन मेथड। चार्जिंग के कई सारे मेथड हैं, लेकिन हम इंडक्शन मेथड से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि चार्ज जब सेकंड ऑब्जेक्ट हुआ तो उसका चार्ज माना गया या पाया गया कि वो Q2 है, ठीक है, चार्जिंग के बाद। तब कौन से कंडीशन यहाँ पे सही है, क्या Q1 से Q2 को अगर हम चार्ज करें तो Q1 Q2 का रेशियो 1 होगा, या Q1 बाई Q2 लेस देन 1 होगा, या लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सवाल को समझिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंडक्शन प्रोसेस में जैसे लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, एक बॉडी है। काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा आवाज़ आपको दबा हुआ महसूस हो रहा होगा, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, ठीक है। पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबे अरसे से क्लास बंद है, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे होंगे आपस में। खैर, ये Q1 चार्ज है, इससे हम Q2 को चार्ज करेंगे। लेट अस सपोज इस ऑब्जेक्ट को अपने को चार्ज करना है ना। तो अभी मान लेते हैं शुरुआती समय में कि ये Q2 जो है वो न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल तो इसमें जितने प्लस उतना ही माइनस, ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग चार्ज करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप। जैसे इसको हम इसके करीब करेंगे चार्ज करने के लिए, इंडक्शन प्रोसेस यूज करेंगे, तो करीब तो करना होगा, है ना। तो Q1 को हम जैसे सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के करीब करेंगे तो हमने ये देखने को मिलेगा कि ये प्लस नेचर इसके प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, और उससे क्या होगा कि प्लस वाले एक तरफ हो जाएंगे और माइनस वाले एक तरफ हो जाएंगे, है ना। तो अब हम इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में एक चीज़ देख रहे हैं कि प्लस अब यहाँ से रिपेल होकर के माइनस को ही अपने करीब यानी इस सेगमेंट्स पे जमा कर लिया, ठीक है। अब हम इसको चार्ज करना चाहते हैं, तो इंडक्शन प्रोसेस में हमने आपको 2 तरीके बताए थे। आप पीछे के वीडियो में जा कर के मेथड ऑफ चार्जिंग को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उस दूसरे तरीके में हमने सीखा था कि अगर अब हम इसको अर्थिंग कर दें, समझिएगा, जैसे आप अर्थिंग करोगे इसको, है ना। तो अर्थिंग क्या है भाई, अर्थिंग करने का मतलब हो गया कि अर्थ हमारा ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अर्थ हमारा क्या होता है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा और ये सारे प्लस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे और प्लस को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो आप पाओगे कि अब Q2 आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये ऑब्जेक्ट में Q2 क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, क्योंकि ये अलग यहाँ से अर्थिंग करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ के प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये अब जो पोर्शन बचा उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा, और Q2 अब नेगेटिवली चार्ज मटेरियल हो गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि Q1 और Q2 में Q1 न्यूमेरिकली हम देख सकते हैं कि Q1 ग्रेटर है किससे, Q2 से। लेकिन इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर रहे होगे तो एक चांस बनता है कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Q1 बराबर Q2 होगा, Q1 इक्वल टू Q2। तो यहाँ याद रखें, ध्यान रखें कि Q1 या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा Q2 से, लेकिन कभी भी जिसको चार्ज कर रहे हैं ये छोटा इससे नहीं हो सकता।
उस हिसाब से आप देखें तो Q1/Q2 अगर हम करें, Q1/Q2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ से इसको नीचे कर देते हैं 1 बच जाएगा, वापस इसको यहाँ कर दो तो यही लाइन आ जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हम देख पाते हैं Q1/Q2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नोट कर लें इसको भी वीडियो को पॉज करके। तो चलें अब तेजी से पढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, और हमारे बीच अगला सवाल ये है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस। एक सिस्टम अगर 5 चार्ज कंटेन करता है, +1 +2 -3 +4 एंड -5 इन सेम आर्बिट्ररी यूनिट। तो अगर सेम आर्बिट्ररी यूनिट कहने का मतलब जो भी चार्ज ले रहा हो उसका यूनिट सभी का पांचों का सेम है। ठीक है, कुछ भी यूनिट ले सकते हो, कॉलम में ले सकते हो, यानी सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, किसी में भी यूनिट दिया हुआ। ठीक है, तो उसका टोटल चार्ज क्या होगा? भाई ये सब बच्चों वाले सवाल है, इसमें टाइम पास नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आपको याद होगा कि ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, तबीयत मेरा सही नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने का, तो ईमानदारी से थोड़ा मेहनत से पढ़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल सेशन में हर पीछे का छोटा से छोटा चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो न्यूमेरिकल्स बनाने में मज़ा नहीं आएगा। और ख़ास करके जो नीट के बच्चे हैं या आईआईटी के बच्चे होते हैं, उनको हर चीज़ पीछे का पढ़ा हुआ पूरा अच्छे तरीके से याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप याद कीजिए कि आपको बताया गया था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के प्रॉपर्टीज़ में कि द चार्ज को, किसी भी सिस्टम के चार्ज को जब हम निकालते हैं, है ना, देन द साइन ऑफ द चार्जेस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो उस समय साइन को ज़रूर से लेना है, क्योंकि साइन से होता क्या है कि अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज अपोजिट नेचर में उतना ही है जितना प्लस नेचर का और माइनस नेचर का दोनों सेम, तो रिजल्टेंट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यानी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेट चार्ज सिस्टम का जीरो भी आ सकता है। तो यहाँ याद रखना कि टोटल चार्ज अगर हम निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करें, तो द नेट चार्ज या टोटल चार्ज भी कह सकते हो सिस्टम का, तो हो जाएगा +1 +2 +-3 +4 +-5, क्योंकि आपको बताया गया है कि नेट चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर में सभी चार्ज का अलजेब्रिक सम होता है ना। तो आप यहाँ से देख लो, +3 -3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया -1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ये बताता है कि किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज उस सिस्टम में पाए जाने वाले सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ समेशन द साइन ऑफ द चार्जेस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, है ना, बिकॉज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इसलिए साइन को जरूर से लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन आपके बीच अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। ठीक है, पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ें और दुआ भी करें कि जल्द से जल्द मेरी तबीयत ठीक हो जाए अच्छे से। तो चलें अगले सवाल पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg दिया हुआ, वो कंटेन करता है 1 kg मास में कितने एटम्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 × 10⁻20 एटम्स है। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड, अगर एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से हम निकाल लें तो चार्ज सॉलिड का जो 1 ग्राम होगा वो कितना चार्ज गेन करेगा। याद रखें, सॉलिड का 1 ग्राम का चार्ज कितना गेन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास टोटल मास जो है 1 kg है। 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि सवाल को पहले अच्छे से समझ लें कि मास हमारे पास 1 kg है और 1 kg में टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं। ठीक है, और अगर हम हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो चार्ज 1 ग्राम सॉलिड कितना चार्ज गेन करेगा। ठीक है, तो याद रखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड इन 1 ग्राम बराबर होता है नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम n निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कंटेन कर रहा है, 4 × 10⁻20 एटम्स, कितने, 1 kg 1000 ग्राम।
ये हो गया 4 इंटू 10⁻17। हमारे पास n निकल गया, तो क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। Q इज इक्वल टू एन ई, एन कितना निकाल लिया आप लोगों ने, 4 इंटू 10⁻17, और ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 16 फोर जा 1.6 है, 16 फोर जा 64 इंटू 10⁻, कितना हो गया 17 माइनस 19 माइनस 2 कूलम। ये ऑप्शन में है, देखिए 6.4 इंटू 10⁻-2 कूलम, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलें अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। याद रहे कि कई बार चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से मतलब नहीं होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फोर्स के नेचर को डिसाइड करता है कि अगर प्लस और माइनस चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ काम कर रहा होगा, और अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। तो कई बच्चे घबरा जाते हैं चार्ज के साइन से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम कह रहा है। 8 कूलम नेगेटिव चार्ज में, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चार्ज कितना है 8 कूलम, और 8 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से इसको ध्यान से समझ लें। जल्दी से आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन इज इक्वल टू हो गया Q बाई ई। कितने चार्ज दिए हुए 8 कूलम चार्ज, वो नेगेटिव पॉजिटिव उससे अपने को मतलब नहीं है। और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻-19 कूलम। ये 8 कूलम, इतना ई का वैल्यू, कूलम कूलम कैंसल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 16 5 जा 80 है ना, तो 5 इंटू 10⁻-19 ऊपर कर दिया प्लस 19। ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मेटल स्फेयर हैज अ चार्ज ऑफ इतना माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम एक मेटल स्फेयर का चार्ज है। और कहा जा रहा है आगे कि अगर उससे व्हेन 5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द स्फेयर, व्हाट वुड द नेट चार्ज ऑन इट। अब उस पर कितना चार्ज रहेगा, ध्यान से समझें। मान लेते हैं पहले जो चार्ज था, ध्यान दें, पहले जो चार्ज था वो -6 माइक्रोकूलम है, लेकिन अब इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसमें कितना चार्ज होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम नेट चार्ज को मानते, जो बचेगा वो एन ई होगा, और एन कितना निकला है 5 इंटू 10⁻12, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻-19 कूलम। तो आप देखो 16 5 जा 80, पॉइंट था, पॉइंट हो गया, इंटू 10⁻-7, ठीक है, 80। चलिए ठीक है, 0.8 अगर इसको लिखते हैं, पॉइंट इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻-6, इतना कूलम आ गया है ना। आपको पता होगा 10⁻-6 कूलम को माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, तो ये हो गया 0.8 माइक्रो कूलम, इसके जगह माइक्रो कूलम है ना। ऑप्शन हमारा हो गया बी। तो सवाल को समझिए कि मेटल स्फेयर का चार्ज पहले इतना था -6 माइक्रो कूलम, लेकिन उससे हमने इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब जो नया चार्ज उस पर आया बचा, वो चार्ज इतना बचा 0.8 इंटू 0.8 माइक्रोकूलम, या कह सकते हो 0.8 इंटू 10⁻-6 कूलम। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। वीडियो को पॉज करें और नोट करें जल्दी से। चलें अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बात करते हैं, जल्दी से इसको समझिए। देखिए इस सवाल में आपको हम कुछ बताएंगे जिसको आपको थोड़ा गौर करना है, क्योंकि इस सवाल को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये सवाल कई बार उलट के थोड़ा पूछा जाता है रेशियो, तो जिसमें बच्चे कई बार होता है कि ऑप्शन याद रखते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह के सवाल रिपीट करते हो, डायरेक्ट टिक करने के चक्कर में कई बार गलत हो जाते हैं। आसान सवाल को भी कई बार घुमाता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो एंट्रेंस एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। कह रहा है कि एफ जी और एफ ई अगर रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को रिस्पेक्टिवली, मतलब एफ जी ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को, लेकिन ये दो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच काम कर रहा है, जो दो इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है 10 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच 10 सेंटीमीटर का दूरी है। आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो
रेशियो होगा, फोर्स का रेशियो, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर करने का मतलब उसका 10 टू द पावर कितना, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच काम करता है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स काम कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का मास पता होना जरूरी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें, यहाँ पे याद रखो कि ये डिस्टेंस कैंसल आउट हो जाएगा, तो मायने नहीं रखता कि आप उसको किस यूनिट में लिख रहे हो। याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और अगर हम मास बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये सब बेसिक चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अपने को निकालना है Fg/Fe, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है, जिसका वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट के लिखते हैं तो ये 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। जिन लोगों को ये यूनिट डायमेंशन लिखना नहीं आता भाई मेरे, वो घबराए नहीं, बहुत ही 5 मिनट का खेल है। कुछ दिन में, मतलब 1 से 2 दिन में फर्स्ट ईयर का भी क्लास शुरू होगा, तो उसमें शुरुआती में लेक्चर को आप देख करके से सीख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हम लोग ग्रेविटेशन में क्लास 11 में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा वो फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। तो इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर कर दो। और अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं तो होता है K(Q1Q2/r²। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय r², ये r डिस्टेंस है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो फॉर्मूला हो गया आपके पास जी का वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हमने बताया आपको, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आते हैं के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर K(Q1Q2/r² पढ़े थे ना, K(Q1Q2/r², Q1Q2 क्यों लिखे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ये तो QE लिख दिया हमने, है ना। इसका वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आप पाओगे 2.39 इंटू 10⁻43 आएगा, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। तो ये आप ध्यान रखें, ऑर्डर आ गया आपका 10⁻43, उस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन खास कर रुके अभी इस चीज़ को समझें कि कई बार होता क्या है कि आपको रेशियो पूछेगा Fe/Fg, Fe/Fg इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऑब्वियस है कि भाई ये ऑर्डर चेंज होगा तो प्लस में आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आएगा, है ना, +10⁻, ये -43 को, ये पॉइंट इधर उधर शिफ्ट करके 44 45 और इधर 42 41 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये माइनस का ऑर्डर प्लस में भी आ सकता है अगर ये रेशियो उल्टा पूछते हैं, Fe को ऊपर कर दो और Fg को नीचे कर दो, तो ये बात नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं तेजी से, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है 3 चार्जेज, एक चार्ज है 4Q, फिर है नेक्स्ट चार्ज Q, कैपिटल Q, और फिर स्मॉल q, आर इन स्ट्रेट लाइन इन द पोजिशन ऑफ 0, L/2 एंड L रिस्पेक्टिवली। सभी का एक पोजीशन है, मतलब शुरुआत 0 पे कौन सा है 4Q, इससे L/2 डिस्टेंस पे ये और अगला L पे है, बीच वाला L/2 मतलब 0 और इसके बीच का डिस्टेंस L है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो छोटे वाले चार्ज, स्मॉल q वाले चार्ज पे अगर फोर्स 0, उस समय बड़ा q वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सवाल को समझिए, ये सवाल नहीं समझेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। मान लेते आप चलना शुरू करते हैं भाई, ऐसे चलते हो, ठीक है, समझे ध्यान से, यहाँ से 0 से चलना शुरू किया, और ये पूरा लेंथ जो आप तय करते हो वो मान लो L डिस्टेंस तय करते हो, कितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस। तो 0 पोजीशन पे कौन है 4Q, 4Q मान लिया 0 पे, क्लियर है। L डिस्टेंस चलते हो, टोटल डिस्टेंस L, लेकिन L/2 पे कौन सा है कैपिटल Q, तो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे मान लो कैपिटल Q है, L/2 यहाँ से कितने डिस्टेंस पे L/2 डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस है कि अगला डिस्टेंस जो भी इक्वल है, क्योंकि वो 0 से L डिस्टेंस पे है, यहाँ से अगर ये L डिस्टेंस पे है कौन सा ये,
तो ऑब्वियस है कि ये भी डिस्टेंस L/2 ही होगा। ठीक है, आप सवाल को समझिए कि इस चार्ज पे, है ना, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q विल बी 0। अगर इस पे फोर्स 0 है तो उस समय कैपिटल Q किसके बराबर होगा? तो इस पे फोर्स अगर हम निकालें इस Q पे, तो इस Q पे ये 4Q भी इस पे फोर्स लगा सकता है, उस समय डिस्टेंस L लेंगे, और ये कैपिटल Q भी इस पे फोर्स लगा सकता है, उस समय डिस्टेंस L/2 होगा। ठीक है, तो पहले आपको हम एक बात बता दें कि हम मान लो सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट अस सपोज कि हम F1 मान लेते हैं फोर्स बिटवीन 4Q, जब इस पे फोर्स लगा रहा होगा 4Q और Q के बीच, फोर्स बिटवीन 4Q एंड Q, है ना, 4Q और Q के बीच के फोर्स को हमने मान लिया F1। ठीक है, बाद में हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे कुछ, और F2 मान लेते हैं हम फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल Q। ठीक है, तो सोचो हम अगर दोनों फोर्स को निकालें, इन दोनों के बीच फोर्स निकालें, उसको F1, तो F1 फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 बार स्क्वायर, Q1 की जगह इतना, Q2 की जगह इतना। आपको बता दें कि K का मैग्नीट्यूड आपको पता है कि एप्सिलॉन के टर्म में लिखते हैं 1/4 Q1 Q2 बार स्क्वायर, Q1 Q2 बोलिए, Q1 की जगह हो गया 4Q, Q2 की जगह हो गया Q बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? पूरा L का स्क्वायर, है ना। तो आप इसको इस 4 से इस 4 को कैंसिल करके आप लिख सकते हो Q स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस है भाई, Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से F2 निकालते हैं, तो F2 का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब इन दोनों के बीच फोर्स, फोर्स इस पे ही निकालना है, तो एक बार ये इस पे लगा रहा है, एक बार ये इस पे लगाएगा, तो जब ये लगाया तो इसका हो गया ये हो गया, हाँ इसे Q1 ये कैपिटल Q स्मॉल Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L/2 का स्क्वायर। सोचिए L/2 का स्क्वायर करोगे तो L²/4 होगा, L²/4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो 4 इस 4 से कट जाएगा, है ना, तो यहाँ बच जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपका बच गया कैपिटल Q स्मॉल Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, यहाँ 4, ये 4 कैंसिल, 4 कैसे कैंसिल हुआ समझ लीजिए बात को। ठीक है, बात को समझिएगा कि जैसे ये L²/2 है ना, L²/2 का स्क्वायर करेंगे तो L²/4, वो 4 ऊपर जाएगा, उस 4 से इस 4 को काट देंगे, तो हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल Q बाय L स्क्वायर, ये पाई एप्सिलॉन को उतार दें। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पे जो टोटल फोर्स होगा वो 0 हो जाए, तो उस समय कैपिटल Q किसके बराबर होगा? तो टोटल फोर्स यानी F1 प्लस F2 अगर 0 हो, क्योंकि इस पे एक बार ये भी फोर्स लगा रहा है जिसको हमने F1 माना, और इस पे एक बार ये भी फोर्स लगा रहा है जिसको हमने F2 माना, तो अगर इनका रिजल्ट 0 हो जाए, रिजल्ट 0 कहने का मतलब, अब चलिए आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, सॉरी क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, F1 प्लस F2 0 करने का मतलब Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस फिर ये, अच्छा एक मिनट, यहाँ 4 5 से 4 कैंसिल हुआ ना, फिर वापस हमने लिख दिया, सॉरी इसके लिए गलती है, गलती माफ़ करेंगे आप लोग। Q स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर हो गया, Q पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम इसको उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचा है, किसी को भी उधर ले जा सकते, कोई ज़रूरत नहीं, हमने इस सेगमेंट्स को उधर ले गया। सॉरी, तो देखिए ये तो पूरा कॉपी पेस्ट हमने उतार दिया, कैपिटल Q स्मॉल Q पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर, इसको उधर हम ले गए। ठीक है, माइनस में हो गया इतना, सोचो एक Q से एक Q कट गया, है ना, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो आप सोचो उस समय कैपिटल Q किसके बराबर होगी? उस समय कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल Q, है ना, उस समय कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल Q। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स इस स्मॉल Q पे 0 होगा, उस समय कैपिटल Q स्मॉल Q के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, समझिए, उतारिए, नोट कीजिए।
चलिए अब आगे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पहुँच गए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन देखने में डरावना है, लेकिन याद रहे कि आईआईटी हो या नीट हो, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीट के बच्चे आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आपके लिए क्वेश्चन कभी टफ फिजिक्स में आया ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके दिल का सिर्फ वहम है। नीट में कभी भी फिजिक्स में टफ क्वेश्चन नहीं आया आज के इतिहास में, आज तक के हिस्ट्री में कभी भी नहीं आया। सवाल को समझें और देख के इसका आंसर बताएं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे खुद से दिमाग लगाने लगते हैं कि कहाँ पे क्या एक्स्ट्रा वर्क होगा, जैसे इस सवाल में लगाएंगे बच्चे दिमाग। कह रहा है कि टू स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू, तो स्मॉल स्फेयर है, चलो दो स्मॉल स्फेयर ले लिए, दोनों का चार्ज प्लस क्यू है, तो चलो प्लस क्यू दोनों का चार्ज लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम टाइम लेकर के समझे। मैं बार बार कहता हूँ आप सबसे कि क्वेश्चन को समझने में टाइम दें, सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चन को समझे पहले। तो दो स्मॉल स्फेयर है, चार्ज कितना है प्लस क्यू, आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल फ्रॉम अ हुक, किसी हुक से ये दोनों को एक इंसुलेटिंग थ्रेड्स की मदद से लटका दिया गया है, लेकिन हुक से उसका बीच का डिस्टेंस कितना है। लेट अस सपोज कि यहाँ हुक है, तो हुक से इसका डिस्टेंस एल और इसका डिस्टेंस एल, इसको लटका दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ेंगे बच्चे और क्या करने लगेंगे कि सर यहाँ पे ग्रेविटेशन काम कर रहा होगा इस पे, है ना, यहाँ पे ऐसे ग्रेविटी काम कर रहा होगा तो एम जी लगा देंगे, वेट फोर्स, है ना, सब कुछ दिमाग लगाने लगेंगे। देखो समझो सवाल को समझो, आप इतना बेवकूफ़ ना हो या इतना बेवकूफ़ ना बने, इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस, इस पूरे अरेंजमेंट को स्पेस में रखा गया। क्यों? ताकि देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट ना हो सके। तब आपको बताना दोनों के बीच का एंगल ऑफ सस्पेंशन, तो जब ये लटक रहे हैं दोनों, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा यार, ऐसे देखो 180 डिग्री, है ना। और कह रहा है टेंशन ऑन एच विल बी, तो अगर इस इंसुलेटिंग थ्रेड्स की मदद से ये दोनों जुड़े हुए हैं तो टेंशन इसी वायर पे होगा, है ना, इसी थ्रेड्स पे होगा, इंसुलेटिंग थ्रेड्स पे। तो कौन सा टेंशन होगा भाई, ये तो एक्चुअल में दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स होगा। ये सेम नेचर का है तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो टेंशन एक्चुअल में यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। तो टेंशन कैसे निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा भाई, टेंशन जो होगा वो फोर्स होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एक क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 2L का स्क्वायर, है ना। तो क्वेश्चन में एंगल पूछ रहा था, तो एंगल 180 डिग्री यहाँ है, यहाँ क्या हो गया। अब टेंशन निकाल, टेंशन के की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू स्क्वायर और नीचे 2L का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1 ही तो आ गया, है ना। तो एंगल हो गया 180 डिग्री और टेंशन हो गया इतना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाए हैं, इस फॉर्मेट को प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, जल्दी से इसको नोट करें वीडियो को पॉज करके। चलें तेजी से क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये एक आपके लिए एक नोटिस है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो हम पीडीएफ दिए थे वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 5 न्यूटन की जगह गलती से मैंने 15 न्यूटन लिख दिया था शायद, ठीक है। तो 15 न्यूटन लेकर के जो बनाए होंगे आपका आंसर 36 के आसपास कुछ आया होगा, तो आप अपना उस हिसाब से आंसर देख लेंगे। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम यहाँ 15 लिखते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको सुधार लें या 15 की जगह 5 कर लें, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ सवाल में क्या कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 5 न्यूटन। ध्यान दें कि दो चार्जेज के बीच का फोर्स 5 न्यूटन है, जबकि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है 0.06 मीटर, ठीक है। कह रहा है इफ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर, अगर दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ 0.01 मीटर से चलता है तब अब फोर्स दोनों के बीच क्या होगा। सिंपल सवाल है यार, इस तरह के सवाल को सोचो कि दो केस है। तो पहले केस में मान लो कि फोर्स जो रहा होगा वो F1 रहा होगा और जो डिस्टेंस रहा होगा वो R1 रहा होगा, ठीक है, कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, और उस समय इस डिस्टेंस कितना है 0.6 मीटर है, 0.06 मीटर, ठीक है। अब सोचो कि दूसरे केस में कह रहा है कि दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ कितने से चला, इतने से चला, इधर से भी 0.01 मान लो चला, इधर भी 0.01 चला। तो सोचो यार अब तो फोर्स चेंज हो गया होगा, F2 कुछ और होगा, ये F2 पूछ रहा और R2 भी चेंज हो गया। अब ये मत पूछना कि सर R2 कितना होगा, आप कॉमन सेंस लगाओ यार कि पहला डिस्टेंस 0.06 मीटर था, ये भी चार्ज
इतने से चला, ये भी इतने से चला, तो दोनों को जोड़ दो, पहले वाले में घटा दो। अब समझ में आ गया? अब सेपरेशन इतना बच गया, तो जब इतना सेपरेशन बचा तो फोर्स कितना होगा, जबकि फोर्स पहले जब था इतने सेपरेशन पे तो फोर्स कितना था, 5 न्यूटन था, है ना। तो अब चलते हैं, एक ऐसा चीज़ सोचो, आपको पता है कि फोर्स और डिस्टेंस का यहाँ पे लोचा है, फोर्स और डिस्टेंस में चेंज हो रहा, तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है, आप देखते हो के Q1 Q2 का आर स्क्वायर, इस तरह से। तो फोर्स का डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन, ये सभी कांस्टेंट टर्म को हम हटा देते हैं। क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन का मतलब अगर F1 ऊपर है तो यहाँ R1 नीचे होगा, और अगर हम F2 को नीचे लिखते हैं तो R2 को ऊपर लिखना होगा, इन्वर्स रिलेशन का मतलब। लेकिन डिस्टेंस का जो होता है वो स्क्वायर होता है, तो दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब सोचिए F1 कितना है आपका, जल्दी से बताओ। F1 पहले दिया था 5, F2 अपने को निकालना है। पहले डिस्टेंस R2 हमने निकाल लिया है 0.404, सॉरी, और R1 निकाल पहले दिया हुआ 0.06, इसका स्क्वायर कर दो। ऐसा करते हैं, यहाँ 5/F2, इसका स्क्वायर करो 16/36, है ना। 4 का पॉइंट हटा देते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया सॉरी 5/F2 इज इक्वल टू 5/F2, इसको कट करते हैं 2 से, तो यहाँ से हम F2 निकालते हैं, है ना। 2 से इसको कैंसिल आउट किए, 2 8 16 और 2 18 36। चलें, अब हमको F2 निकालना है, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 5/8, ठीक है। 18 इंटू 5/8, इसको सॉल्व करो, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन में नहीं, अच्छा है ऑप्शन 11.25 न्यूटन आंसर हो गया, ठीक है। तो भाई मेरे यहाँ पे आपको 10 सवाल में हम बस करते हैं, तबीयत ऐसे भी बहुत ख़राब है, और याद रखें कि 10 सवाल ही आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया, तो आगे इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टेड सवाल आप कर सकते हैं, आपको करने के लिए दिया भी जाएगा, और उसके बाद इस तरह से सॉल्यूशन बताए जाएंगे। तो जहाँ पे जिसको समझने में किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और जो भी नीट और टारगेट बैच के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जैसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए हमेशा लेते जा रहे हो क्वेश्चन, आप उस तरह से प्रैक्टिस करते जाओ, आपको सोल्यूशन भी मिलता जा रहा है। लेकिन जो बच्चे व्हाट्सएप से या फिर डिज़ायर क्लासेस के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो अपना जुड़ करके भी क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, और घर पर रह करके मेहनत से पढ़ाई कर सकते हैं। सुरक्षित रहें, मेरे लिए भी दुआ करें कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आवाज़ निकलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरा एक्चुअल में दर्द यहीं पे है, पानी निकलने में भी थोड़ा दर्द होता है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, और खूब कामयाब हो, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।